हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। तो बच्चों, आप देख रहे थे कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, पार्ट 3 जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वाले पाठ में आप लोग पढ़ रहे थे आनुवंशिकी शब्दावली, यानी कि आनुवंशिकता के इस पाठ में जिन शब्दों का हम प्रयोग करने वाले हैं उन शब्दों को हम यहाँ पर परिभाषित कर रहे थे कि वो शब्द क्या होते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आनुवंशिक शब्दावली में आपने पिछले वीडियो में 11 शब्द मैंने वहाँ पर परिभाषित कर दिए थे। इसके बाद और कुछ शब्द बचे हैं जिनको हम आज परिभाषित करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आनुवंशिकी के बारे में आपको ध्यान होगा। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? वैटसन ने। हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? कौन है बताओ? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1800 कितने को? 84 को। 6 जनवरी 1884 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेंडल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन शब्दों को हम परिभाषित कर देते हैं ताकि उस आनुवंशिक शब्दावली का आपको पता लग सके। और हमारा जो लास्ट का शब्द था, जो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में उपयोग में लिया था, वो था हमारा त्रिसंकर संकरण। और त्रिसंकर संकरण का नंबर हमने डाला था 11, और उसके बाद आज हम डाल रहे हैं 12वां नंबर, और इसकी हेडिंग डाल रहा हूँ मैं बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं? और ये जो शब्दावली है ना, इस शब्दावली में से आपके बोर्ड की परीक्षा में कई परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। अतः आपको शब्दावली को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर संकरण के लिए बात करना जब स्टार्ट किया था तो हमने एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, और अब हम बात कर रहे हैं बहुसंकर संकरण। तो देखो, एक संकर संकरण में क्या कहा था कि जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण में जिसमें 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। त्रिसंकर संकरण में 3 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। और अगर बहुसंकर संकरण की बात करें तो इसमें बहुत सारे, यानी कि कई लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जा सकता है। वह संकरण जिसमें, कैसा संकरण? वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, जिसमें कई लक्षणों की वंशागति, कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसको क्या बोलोगे? उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। उसको क्या बोलोगे? बहुसंकर संकरण। ठीक है ना? अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगली परिभाषा है हमारी परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण
परीक्षण संकरण किसको कहेंगे? देखो, वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी से प्राप्त, वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी का संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी, किसके साथ कराया जाए? अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ कराया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। देखो, इस परीक्षण संकरण को हम आगे जाके अलग से क्वेश्चन के रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है पहले तो हमको, प्रथम पीढ़ी F1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पीढ़ी प्राप्त करनी है। और प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने के लिए आप दो जनकों का उपयोग करोगे, ठीक है ना। और दो जनकन में से एक तो प्रभावी जनक होगा और एक अप्रभावी जनक होगा। तो वह प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त हुई है संतति, बिन में से एक ले ली और अप्रभावी जो जनक है उसको ले लिया। उन दोनों के बीच में जब क्रॉस करा दिया तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? परीक्षण संकरण, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक जनक तो ये ले लिया, ये तो प्रभावी जनक हो गया, दूसरा जनक ये ले लिया, ये अप्रभावी जनक हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों से मुझे ये वाली प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई, ये प्रथम पीढ़ी के संतति प्राप्त हो गई। अब अगर मैं इस प्रथम पीढ़ी की संतति का क्रॉस करा दूं किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ करा दिया? अप्रभावी जनक के साथ। तो इसी को क्या बोलोगे आप? परीक्षण संकरण बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ये तो प्रभावी जनक हो गया, ये अप्रभावी जनक हो गया। इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो आपको प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। प्रथम पीढ़ी की ये संतति है और इस संतति का क्रॉस अगर आपने अप्रभावी के साथ करा दिया तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम? परीक्षण संकरण बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको अच्छी तरह से वहाँ पर आपको ये समझा दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है संकर पूर्वज। अगला शब्द क्या है? संकर पूर्वज। संकर पूर्वज या पश्च संकरण, इसको क्या बोल सकते हैं हम? पश्च संकरण। संकर पूर्वज संकरण कह दो, चाहे या को दूसरा नाम है पश्च संकरण वाय कह दो। अब देखो ये क्या होता है कि जैसे हवाल तुमने प्रथम पीढ़ी प्राप्त करी ना, तो प्रथम पीढ़ी को जो संकरण है भाई दोनों जनकन में थे। दोनों जनक कौन से? एक प्रभावी और एक अप्रभावी, दोनों में थे कोई से एक संकर आ दो भाई, ते संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराना है? दोनों जनकों में से किसी एक के साथ। दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज, संकर पूर्वज संकरण कह दो, चाहे
या दूसरा नाम क्या है, पश्च संकरण। कहते हैं। समझ में आ रही बात? प्रथम पीढ़ी ले ली, जैसे सवाल बताए ना हमने, ई तो प्रभावी जनक, ई अप्रभावी जनक, इन दोनों पे हमको क्या मिल गई, ई प्रथम पीढ़ी मिल गई। अब इस प्रथम पीढ़ी का संकरण हम चाहे तो याज्ञ संग करा दो और चाहे याज्ञ संग करा दो, यानी कि दोनों जो ये जनक है गए भाई, जनक ही तो थे, इन जनकंते तो ही संतान मिली है, इसलिए इन दोनों जनकों में से किसी एक के साथ अगर हम इसका क्रॉस करा देते हैं तो इसको संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। ठीक है ना? इसका भी हमको अगला आगे एक क्वेश्चन पढ़ना है, तब आप और ढंग से देख लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखो जैसे हमने दो पेड़ ले लिए, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, हमने दो पौधा ले लिए, एक पौधा तो ए है और एक पौधा बी है। ध्यान से समझियो, इस पौधे को मैंने मान लिया नर और इस पौधे को मान लिया हमने मादा। ठीक है ना? दो पौधा है अलग अलग। अब अगर ए पौधे को नर माना जाए और बी पौधे को मादा माना जाए और इन दोनों में संकरण करा दिया जाए एक बार, तो अब दोबारा क्या करें कि जो ए पादप है या तो मान लो मादा और बी पादप है बना दो तुम नर। दूसरे संकरण के लिए हम ए पादप को नर के रूप में उपयोग करें और ए पादप को मादा के रूप में और बी पादप को नर के रूप में उपयोग करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। यानी कि पहले संकरण में तो ए पौधा तुमने मानो नर और बी पौधा मानो मादा। ठीक है ना? इनमें क्रॉस करा दियो। और दूसरे संकरण के लिए क्या प्रयुक्त किया जाए, ए को तो मादा के रूप में और बी को नर के रूप में, उल्टे कर लिया हमने। याक मारे ये है व्युत्क्रम संकरण। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमको ये नोट करना है। तो लिखेंगे वह संकरण जिसमें ए पादप वह संकरण जिसमें ए पादप ले लियो मैंने, माना कैपिटल टी टी। ए पादप को नर तथा बी पादप, दूसरा पौधा कौन सा है, बी। ए पादप को तो नर मान लिया और तथा बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बी पादप और बी को मान रहा हूं मैं स्मॉल टी टी को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। ये तो पहले संकरण की बात है गई ना। अब हम बात करें कौन से की, दूसरे संकरण की। ठीक है ना? तथा दूसरे संकरण में, पहले संकरण में तो ऐसे मान लिए, तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा बदल दो, पहले ए नर हो अब के बदल दियो का मादा, तथा बी पादप को नर के रूप में, नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसे ही व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। समझ में आ गो ना? ए और बी पौधा ने हम अलग से लिख के आराम से समझ सके हैं। एक पद के कहा जाए तो ए न रहेगो, बी मादा रहेगो, फिर दूसरे संकरण में ए मादा रहेगो, बी न रहेगो।
तो उल्टे हैगे ना, या हमारे काके हम जाते व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? ठीक है, जनक। तो जनक पीढ़ी किसे कहेंगे? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है, जनक वेंदित कहेंगे, जो संतान को जन्म देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है। जनक पीढ़ी क्या है? संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है। यानी कि जैसे मैंने कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी लिया ना, तो वे दो नर और मादा का आएंगे, जनक आएंगे, और बिनते नीचे का मिले हमको संतति पीढ़ी। ठीक है ना, तो बिनते का कहेंगे हम जनक पेड़ कहेंगे, का कहेंगे हम जनक पेड़ कहेंगे, उनको जनक कहते हैं, उनको जनक कहते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी कहते क्या है? अब देखो, जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी को, जनकों के संकरण से, जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। समझ में आ रही बात? जनक कौन से ले सकते हैं? देखो अब आप लोग गौर से देख सकते हो, जैसे देखो एक तो ई जनक ले लियो, ई तो न रहेगो, या फिर ई प्रभावी जनक है, एक जनक ई ले लियो, इन दोनों के क्रॉस से हमको पहले ई संतान पैदा हुई, तो ये पहली पीढ़ी है गई। ये जो पहली पीढ़ी है यही तो क्या कह रहे हैं हम? प्रथम पीढ़ी। अब अगर ऐसी प्रथम पीढ़ी के बीच में हम क्रॉस करावें, जैसे प्रथम पीढ़ी ले ली और ये प्रथम पीढ़ी ले ली, इन दोनों में क्रॉस करावें तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाए का F2 पीढ़ी, या तो क्या कहेंगे दूसरी पीढ़ी। यानी कि ये तो आपके माता पिता और ये आप स्वयं, और जब आप से आपकी संतान पैदा होगी तो वो आपकी दूसरी पीढ़ी कहलाएगी। पहले ठीक है ना, ये आपके माता पिता हो गए, ये आप स्वयं हो गए, और ये आपकी भी संतान होगी। तो पहली पीढ़ी आपके माता पिता की आप लोग हो गए, और आपके माता पिता की दूसरी पीढ़ी कौन सी हो गई? उनके नाती, यानी कि आपकी संतान हो गई। समझ में आ रही है बात? तो अब बात करते हैं हम दूसरी पीढ़ी की। यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय पीढ़ी, यानी कि F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है? ठीक है, तो देखो F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F1, हवाले बताइए ना आपको, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त होने वाली संतति को, प्राप्त होने वाली संतति को F2 पीढ़ी
F2PD कहते हैं। तो ये कुछ शब्द और नोट कर दिए मैंने, और हैं एक दो शब्द, उनको भी मैं नोट करता हूँ। इनको बेटा फटाफट से आप नोट कीजिए और एक एक शब्द को आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और जहाँ भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें फिर से आपको दोबारा से इन सभी शब्दों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अब इन सभी शब्दों को नोट कीजिए और मैं अगले शब्दों को अब और बताता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है हमारे पास एक संकर अनुपात, 19 नंबर। एक संकर अनुपात, ठीक है ना। तो एक संकर अनुपात किसे कहेंगे? तो देखो ध्यान करो, एक संकर संकरण कही हमने कछूते। एक संकर संकरण हमने कहा था किससे? कि ऐसा संकरण जहाँ में एक लक्षण की वंशानुगति को अध्ययन करें। तो जब तुम एक लक्षण की वंशानुगति को अध्ययन करेंगे ना तो बात एक संकर संकरण बोलेंगे, और उसके अंदर जो अनुपात आपको प्राप्त होगा उस अनुपात को आप एक संकर अनुपात कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाले अनुपात को, प्राप्त होने वाले अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, ठीक है। जो एक संकर संकरण है उसमें जब भी तुम संकरण कराओगे तो उससे जो अनुपात मिलेगा भाई तो एक संकर अनुपात कह देंगे। अब बात करें द्वय संकर अनुपात की, द्वय संकर अनुपात की बात करें तो इसको लिख दो आप, द्वय संकर संकरण से, द्वय संकर संकरण से प्राप्त होने वाले अनुपात को, प्राप्त होने वाले अनुपात को ही द्वय संकर, द्वय संकर अनुपात कहते हैं। तो ये बेटा आपने देखा कि हमने यहाँ पर 20 शब्दों को परिभाषित किया है, और 20 शब्दों को जो हमने परिभाषित किया है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं और बहुत आसान शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि वो आप लोगों की समझ में आसानी से आ सकें। तो आप लोगों को ये सभी परिभाषाएं बड़े ध्यान से पढ़नी है और सभी परिभाषाओं को ध्यान से पढ़कर ये जो शब्द बताए गए हैं इन शब्दों को अपने दिमाग में क्लियर करना है, जिससे कि जब आप वंशानुगति के नियमों को पढ़ें तो वंशानुगति के नियम पढ़ते समय आपको ये परेशानी नहीं आए कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप बड़े ध्यान से इनको पढ़ें। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या हो सकता है कि मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडलवाद हेडिंग डाल दी है मैंने बेटा, और इसका क्वेश्चन यही होता है कि मेंडलवाद क्या है। कई बार आप पूछा गया है, ये 4 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखना। इसमें प्रश्न आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। कई बार इसमें 1+1+1 आ जाता है, कई बार 2+2 आ जाता है, कई बार 2+1+1 आ जाता है। तो कई क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो हमको छोटे से छोटा क्वेश्चन भी नहीं देखना है और इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है ये। तो देखो मेंडलवाद क्या होता है। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए थे और संकरण प्रयोग करने के बाद उसने कुछ परिणाम निकाले। संकरण प्रयोगों के क्या निकाले? परिणाम निकाले। और परिणाम निकालने के बाद वो कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचा जिसने उसने अपने वंशानुगति के नियम दिए, और उसने अपने वंशानुगति के 3 नियम
बताए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम जॉन ग्रेगर मेंडल ने संकरण प्रयोग करने के बाद दिए थे। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? मेंडलवाद बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे मेंडल ने उद्यान मटर, चलो मेरे को बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया था मैंने? दोबारा से लिख रहा हूं मैं, पाइसम सैटाइवम। ठीक है ना, रट लो इसको। पाइसम सैटाइवम के पौधे पर कितने दिन तक? 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए। 7 साल तक संकरण प्रयोग करे कि ना करे? ठीक है ना। इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर, इनसे कुछ परिणाम प्राप्त किए थे ना, परिणामों के आधार पर इन्होंने वंशानुगति या वंशागति के 3 नियमों का, वंशानुगति के 3 नियमों, कौन कौन से नियम थे बताओ? प्रभाविता का नियम, दूसरा कौन था? पृथक्करण का नियम, तीसरा कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन। के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसको ही क्या बोलेंगे? इसे ही मेंडलवाद कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आगे जो 3 नियम है ना, इन तीनों नियमन ते ही काके मेंडलवाद। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाते हुए और एक लाइन बढ़ा दी है कि बाने काई पे प्रयोग करियो, उद्यान मटर पे कितने दिना करियो और विद्य प्रयोगन ते का प्राप्त करे और उन परिणामन के आधार पर बाने कौन कौन से नियम दिए। तो ये सारी चीज़ें छोटी सी डिटेल में आपको यहाँ पर आ गई और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? मेंडलवाद। ठीक है ना। तो मेंडलवाद का प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा ना आराम से। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा ही है। उसने उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए 7 वर्ष तक और प्रयोग करने के बाद उसने क्या प्राप्त किए? परिणाम प्राप्त किए और बिन परिणामन के आधार पर कैक नियम दिए? वंशानुगति के 3 नियम दिए। तीनों नियमन के नाम लिख दिए हमने, प्रभाविता को नियम, पृथक्करण को नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। और इसको ही क्या बोलते हैं हम? इसको ही बोलते हैं हम मेंडलवाद। समझ में आ रही बात मेंडलवाद की? ठीक है ना। अब देखो आपको मेंडल के वंशानुगति के तीनों नियमों का नाम पता चल गया कि वंशानुगति के 3 नियम मेंडल ने कौन कौन से दिए थे। ठीक है ना। अब तीनों नियमों के जब नाम हमको पता चल गए तो अब हम भाई साहब यहाँ पर जो मेंडल ने अपने तीनों नियम दिए हैं उन एक एक नियम का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
जो मेंडल ने अपने तीनों नियम दिए हैं, उन तीनों नियमों में से हम एक एक नियम का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो उसका नियम था, मैंने क्रम वाइज लिखे बेटा यहाँ पर नियम, क्रम वाइज लिखें, पहलो ई है, दूसरो ई है, तीसरो ई है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पहलो नियम कौन सा है, प्रभावता का नियम, तीसरो नियम कौन सा है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, तो मेंडल को दूसरा नियम कौन सा हो, पृथक्करण को। तो आप अपनी मर्जी से इनके क्रम नहीं चेंज करेंगे, ये क्रम से ही लिखे हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नियम बताओ, साहब पहला नियम प्रभावता का नियम है, फिर उसको आपको बोलना है भाई थर्ड नियम बताओ, तीसरा नियम बताओ, स्वतंत्र अभियोजन का नियम है, फिर उसकी परिभाषा देंगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम से लिखे हुए हैं, इनके क्रम को हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। और हम बात करते हैं मेंडल के प्रथम नियम की, ठीक है ना। देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, इसलिए मैं किनारे पे यहाँ पर लिख रहा हूँ तीनों नियमों को कैसे ध्यान रखने हैं हमको। तो पहला नियम इसका है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इन तीनों में से आप ये वाला पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रभाविता का नियम, हमारी हेडिंग क्या हो गई, प्रभाविता का नियम। अब हम इसको परिभाषित करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण लेकर, ठीक है ना। देखो मेंडल का यह प्रथम नियम, मेंडल का कौन सा नियम है, ये प्रथम नियम। इसको मिटा दूं बगल से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेंडल का यह प्रथम नियम एक संकर संकरण, एक संकर संकरण से प्राप्त परिणामों पर आधारित था। एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था, सीधे सीधे लिख दो, के परिणामों पर आधारित। जो एक संकर संकरण है ना, उससे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन पर आधारित है ये, ठीक है ना। अब इस नियम के अनुसार आप परिभाषा देंगे, इस नियम के अनुसार कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे। अब नियम स्टार्ट है भाई साहब। जब एक लक्षण के लिए, जब एक लक्षण के लिए जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में, विपर्यासी, विपर्यासी को मतलब अलग अलग, और समयुग्मजी को मतलब जीन संरचना एक जैसी है, जैसे बड़ी टीटी या छोटी टीटी। विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है, पौधों में संकरण कराया जाता है, तो
वे लक्षण, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं, उनको प्रभावी लक्षण, उनको तो क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त है प्रकट है जाएंगे विंतित का कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे विंतित का कहेंगे अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, प्रकट ही लिखते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, उनको प्रकट नहीं विंते का कहेंगे, उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। यही क्या है, यही इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया मैंने, यहाँ प्रभावता का नियम है। अब देखो उदाहरण द्वारा समझा मैं, जैसे उदाहरण लेते हैं इसके लिए। जैसे आपने क्या किया, समयुग्मजी लंबे पौधे को और समयुग्मजी बौने पौधे को संकरण कराया है आपने। आप विपर्यासी, विपर्यासी को मतलब अलग अलग लक्षण, लंबो लक्षण और बौनो लक्षण। समयुग्मजी को मतलब जीन संरचना समान, और जीन संरचना समान है तो शुद्ध होंगे वे यदि शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे को प्रतीक कहा होगा कैपिटल TT को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है। शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने, और बौने का दर्शाएंगे स्मॉल tt से, शुद्ध बौने पौधे के साथ, शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी कह दो चाहे प्रथम पीढ़ी कह दो, जाते हैं प्रथम पीढ़ी में प्राप्त 100% पौधे, 100% को मतलब जितने भी पौधे आपको प्राप्त होने वाले हैं, 100% पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे, और उनमें की जीन संरचना क्या होगी, कैपिटल T और स्मॉल t, लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखो शुद्ध लंबो ले लियो, शुद्ध लंबा, ठीक है ना, और एक का ले लियो शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे के लिए तो हमने क्या क्या लिया, कैपिटल TT। देखो लंबेपन का जो लक्षण होता है उसको नियंत्रित कौन सा करता है, कैपिटल T, और बौनेपन के लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन कारक जीन है वो कौन सा है, स्मॉल t। ये हमको ध्यान में रखना है, जहाँ कैपिटल T आ जाएगी वह लंबो समझेंगे, चाहे स्मॉल t आ जाएगी चाहे बौनो समझेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखियो कि प्रभावी कौन होता है,
जैसे एक सामान्य सा उदाहरण दूँ, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? प्रभावी मतलब कौन की बात सबके लिए मान्य होती है? जो घर में आपके में सबसे बड़े होते हैं, जैसे आपके पिताजी या आपके बड़े भाई साहब या आपकी माताजी, आप सब उनकी बातें मानते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। और आप छोटे हैं तो हो सकता है आपकी बात मानी भी जाए और नहीं भी मानी जाए, ठीक है ना। तो जो बड़े हैं वो ही प्रभावी हैं, और जो प्रभावी हैं वे ही अपने लक्षण में प्रकट करेंगे, और जो अप्रभावी हैं इनके लक्षण प्रकट नहीं होंगे प्रथम पीढ़ी में। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये बड़े अक्षर और ये छोटे अक्षर T3 की बात करें तो ये कौन होंगे? प्रभावी। ये कौन होंगे? अप्रभावी। अब देखो इनका संकरण कराते हैं, दोनों के अंदर क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले इनके युग्मक बनाएंगे। ये मैंने इसके युग्मक बना दिए, ठीक है ना। अब इन युग्मकों के अंतर्गत क्रॉस कराना है। इस वाली टी का इसके साथ क्रॉस करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखेंगे, पीछे छोटे अक्षर लिखेंगे, फिर यही टी के संग में क्रॉस करा रहा हूँ इसका। ध्यान से चेक करना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब मैं इस वाली टी का क्रॉस कराता हूँ इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब इसी टी का क्रॉस करा देता हूँ मैं किसके साथ? इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा हो ना क्रॉस कैसे कैसे कराए हुए? समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो दोबारा से बताता हूँ, आपको दोबारा से बताता हूँ। देखो यहाँ पर शुद्ध लंबा ले लियो, ये शुद्ध बोनो है गो। जो लंबा है उसको कैपिटल टी से दर्शाया, जो बोना है उसको स्मॉल टी से दर्शाया। जो लंबा होता है वो जो बड़े अक्षर होते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो छोटे अक्षर होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके युग्मक बना दिए, या के दो युग्मक बन गए, या के दो युग्मक बन गए। अब इसका क्रॉस हमको इन दोनों के साथ कराना है। देखो यहाँ पे तो लाइन खींच दी और यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे बड़ा अक्षर पहले और छोटा अक्षर बाद में। फिर इसी का क्रॉस इसके साथ कभी कराना है, यहाँ पे लाइन खींच दी और यहाँ पे खींच रहा हूँ मैं, बड़ी टी छोटी टी। अब इसका इन दोनों के साथ कराना है। देखो इधर गया और यहाँ से लाइन खींच दी, बड़ी टी छोटी टी। फिर इसी का किसके साथ कराना है? इसके साथ। तो दोनों पे लाइन खींच दी, बड़ी टी छोटी टी। अब ये जो चार पेड़ प्राप्त हुए हैं, चारों जो पौधे आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इनको बोलेंगे बेटा हम क्या? F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे इनको हम? F1 पीढ़ी। अब देखो ये तो जनक है, दोनों ये दोनों जनक है जिनसे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? प्रथम पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं। तो इनसे दोनों से क्या कहेंगे हम? जनक पौधा। और ये क्या हो गए? संतति। इनकी संतान है गई, संतति पौधे हो गए। अब इस F1 पीढ़ी के अंदर ये चारों के चारों जो पेड़ हैं, इनमें बड़ी टी आ रही है कि ना आ रही? और अगर बड़ी टी आ रही है तो बड़ी टी को लक्षण का है लंबेपन को, और बड़ी टी जो होती है वो क्या रहेगी? प्रभावी। तो F1 पीढ़ी ये पेड़ पौधे प्राप्त हुए में 100% अशुद्ध हैं, लंबे तो हैं पर शुद्ध ना है ना, लंबे पौधे होते हैं। लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। या ये वाला है जो इसके नीचे यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रभावता का नियम। अब यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट है बिनते तो प्रभावी किंगे। अब कौन सा लक्षण प्रकट हो? लंबेपन को। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो? लंबेपन को। और कौन सा लक्षण प्रकट ना हो? बोनेपन को। तो अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बोनेपन वाला। समझ में आ रहा है? जैसे नियम कह रहा है, नियम देखो, जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मची, विपर्यासी को मतलब दोनों अलग अलग है कि नहीं गए, ये बड़ी तीन बारो ये छोटी तीन बारो। समयुग्मची को मतलब या के दोनों जीन एक समान या के दोनों जीन एक समान। तो विपर्यासी समयुग्मची है, इन दोनों में संकरण करा दियो। संकरण जब करा दियो तो
तो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं जो लक्षण, वो तो क्या कहलाएंगे, प्रभावी लक्षण। अब प्रथम पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट हुए हो, लंबेपन को, तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा, लंबा। और जो लक्षण प्रकट नहीं होते उनको क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। प्रकट कौन सा ना हो, स्मॉल टी वाला लक्षण प्रकट ना हो ना, इसलिए बौनेपन का लक्षण क्या रह गया इसमें, अप्रभावी। तो ये उदाहरण सहित आपको मेंडल का प्रथम नियम यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको ढंग से चेक करके लिखेंगे बेटा, नोट करो यार। और उदाहरण को भी आपको नोट करना है ठीक ढंग से, जिससे उदाहरण से आपको दिक्कत नहीं हो और आराम से आप इस उदाहरण से प्रश्न को समझ सकें, ठीक है ना।